और दिल्ली चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। अब पीएम मोदी ने एक सीएजी रिपोर्ट को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि सीएजी की जिस रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुलती, उसे दबा दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही उस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाया जाएगा। आपके खिलाफ सीएजी वाला हथियार, भ्रष्टाचार पर घिरी दिल्ली सरकार। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे की तपिश है। इस बार पीएम मोदी ने प्रचार अभियान के दौरान उस सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपदा सरकार सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले, अस्पताल घोटाले, ऐसी हर चीज से पर्दा उठने का डर है। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ही मुखर नहीं है। कांग्रेस ने भी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली सरकार को टारगेट किया है। जाहिर बात है, जब टेंडर अमाउंट से ज्यादा खर्च किया, साथ में डिले किया, किसी में 3 साल का डिले है, किसी में 6 साल का डिले है, और ये वही केजरीवाल हैं जो कि कहते थे कि मैं फ्लाईओवर कम समय में बना देता हूं और उसमें जो टेंडर अमाउंट है उससे पैसे बचा देता हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। तो अब इसके ऊपर क्यों चुप बैठे हैं? जब जिसके अंदर 382 करोड़ रुपया फालतू खर्च कर दिया जो टेंडर अमाउंट है उससे, तो इसका मतलब इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, अगर भ्रष्टाचार की परिभाषा केजरीवाल की मानी जाए तो। सीएजी की यह रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है जिसमें दिल्ली सरकार पर 382 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में 3 अस्पतालों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंदिरा गांधी अस्पताल पर 314 करोड़, बुराड़ी अस्पताल पर 41 करोड़ और मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज पर 26 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया गया। कोरोना काल में केंद्र की तरफ से मिले पैसे का 56% खर्च ही नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1235 बेड बनाए गए, जबकि दावा किया गया था कि 32,000 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया गया है, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया गया है। जब ये बात प्रूव हो गया है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो भाजपा झूठ बोल रही थी ना, फिर से लोगों को गुमराह कर रही थी ना। अगर उनको बात करनी है सीएजी की रिपोर्ट पे तो कर लें, जहां कहा गया कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार किया जब द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में बनाया, सोने की सड़क बनाई, जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी, भाजपा ने उसको 7500 करोड़ का बनाया। इनको सीएजी पे डिस्कस करना है तो आयुष्मान भारत के खिलाफ जो फाइंडिंग्स आई है सीएजी रिपोर्ट में, आइए डिस्कस करें, इस पे राजनीति ना करें। चुनावी मौसम में सीएजी की रिपोर्ट का यह मुद्दा उठा है। जाहिर है इस पर सियासत थमने वाली नहीं है। अभी पिछले हफ्ते ही एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन एक हफ्ते के बाद 7 दिनों के बाद ही किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। और इसके साथ ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य के पद से हटा दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। 24 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने संगम पर अपना पिंडदान किया था। किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक भी हुआ और उन्हें अखाड़े की प्रतिष्ठित पदवी महामंडलेश्वर से नवाजा गया। लेकिन तभी से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी सवालों के घेरे में आ गई थी। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई साधु संत किन्नर अखाड़े के इस फैसले का मुखर विरोध कर रहे थे। ममता कुलकर्णी को 1 हफ्ते पहले किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। ममता महाकुंभ में पहुंची थी। इसके बाद से किन्नर अखाड़े में विवाद गहरा गया था।
साल 2015 में उज्जैन में किन्नर अखाड़े की नींव रखने वाले अजय दास भी शुरू से ही इस फैसले के विरोध में थे। आरोप लगा कि महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़े पर कब्जा कर लिया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के बाद उन्हें यमाई ममता नंद गिरी नाम दिया गया था। ममता को इतनी बड़ी पदवी देने के बाद से ही कई अखाड़े इस फैसले के पक्ष में नहीं दिखे। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना था कि अजय दास अपने परिवार के साथ रहते हैं और उन्हें किन्नर अखाड़े से पहले ही निकाला जा चुका है। इस तरह वो अपने फैसले पर अडिग थी। 90 के दशक में बॉलीवुड में जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने मोह माया त्याग कर महाकुंभ में संन्यास लिया था। मैं आज घोषणा कर चुका हूं कि आचार्य महामंडलेश्वर के पद से मैं लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को जो है पद मुक्त करता हूं और यथाशीघ्र जो है संस्थापक होने के नाते मैं इनको नोटिस जारी करने वाला हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस उद्देश्य से मैंने किन्नर अखाड़े का गठन किया था, जो नियोजित किया था 2016 कुंभ में मेरे जमीन मेरे नाम से अलॉटमेंट करा करके मैंने सर्वत्र इसमें न्यौछावर करके एक समाज हित में मैंने जो कार्य किया था वो जो है इन लोगों ने ताक पे रख दिया। ये धर्म प्रचार प्रसार और धार्मिक गतिविधियों से हट करके मात्र जो है सिर्फ कुंभ के 1 महीने के प्रवास के लिए केंद्रित हो गए। खुद ममता कुलकर्णी ने 23 साल की तपस्या से लेकर अग्नि परीक्षा तक की दुहाई दी, लेकिन ममता शुरू से ही सवालों से घिर चुकी थी। साधु संतों ने उनकी संन्यास दीक्षा पर भी सवाल उठाए थे। उनके महामंडलेश्वर पद की योग्यता पर भी प्रश्न उठे। खुद ममता ने इस पर सफाई दी कि उन्होंने गुरु से दीक्षा ली, हर परीक्षा को पास किया, तब उसका फल उन्हें मिला। ममता कुलकर्णी ने आचार्य लक्ष्मी से दीक्षा ली है। ममता ने ये भी कहा था कि वो बॉलीवुड में वापस नहीं जाएंगी, अब वो सनातन धर्म का प्रचार करेंगी। ये सवाल भी उठा कि ममता एक महिला है तो वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कैसे बन गई। बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी प्रश्न खड़े किए। हालांकि किन्नर अखाड़ा ये तर्क देता रहा कि ममता को परंपरा के मुताबिक महामंडलेश्वर बनाया गया है। ममता कुलकर्णी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अनेक आरोप है, जिसको के देशद्रोह के आरोप है, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जो है अपने साथ शामिल कर लिया और उसको अचानक रातों रात महामंडलेश्वर बना दिया। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। इस कार्रवाई की क्या मुख्य वजह ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना है या उससे पहले और भी कोई बड़ी वजह रही? देखिए, छोटे मोटे कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जब बड़ा कारण आ जाता है तो छोटे कारण गौण हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने जो है आचार्य महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को जो है संविधान के धर्म के विरुद्ध बनाया। महामंडलेश्वर बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिनमें महामंडलेश्वर के लिए शास्त्री आचार्य होना जरूरी होता है। अखाड़े के पंच उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। 5 स्तरीय जांच से गुजरना पड़ता है। सन्यासी की शिक्षा, चरित्र के बारे में पता किया जाता है। महामंडलेश्वर को परिवार सांसारिक सुखों को छोड़ना पड़ता है। उसे वैराग्य पर खरा उतरना होता है, नहीं तो अखाड़े से निष्कासित भी किया जा सकता है। फिलहाल ममता कुलकर्णी पर घमासान छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस पूरे विवाद पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। जो ऋषि अजय दास कह रहे हैं वो बातों में कितना दम है? आप कौन से चैनल से हैं? न्यूज़ 18 से। न्यूज़ 18 के एडिटर चीफ को मैं कह दूं कि मैं हटा रही हूं, क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। प्रक्रिया होती होगी। हाँ, प्रक्रिया। और वो किन्नर अखाड़े का है क्या? कोई व्यक्ति जब किन्नर संस्थापक बता रहे हैं। संस्थापक क्या डॉक्यूमेंट है उनके पास? कोई रजिस्ट्रेशन है हमारा उनके पास? क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में है? क्या वो बोर्ड मेंबर हैं हमारे संस्था के, किन्नर अखाड़े के? हम जूना अखाड़े के साथ है, जूना अखाड़ा हमारे साथ है। वो एक गृहस्थ जीवन करते हैं। उनके कुकर्मों की वजह से हमने उनको निकाल दिया था किन्नर अखाड़े से। 2017 में उनका विवाह वो हो गया है, उनके बच्चे हैं, वो अपने गृहस्थ। अगर वो किन्नर अखाड़े के होते तो किन्नर अखाड़े में रहते, किन्नर अखाड़े में रहते। वो एक वो कंप्यूटर बाबा हमारे, उनके साथ बैठ के वो क्यों वहाँ उनकी छावनी में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? कोई साजिश है?
ये सब साजिश है हमारे खिलाफ। हमारी प्रसिद्धि हो रही है, हमारा किन्नर अखाड़े का नाम हो रहा। सब लोग चाहते कि हमसे पैसे ऐंठ ले, हमें ब्लैकमेल करें, पर हम इतने कमजोर किन्नर नहीं है कि हम ब्लैकमेल में डर जाएंगे। अजय दास का दागदार इतिहास रहा है, विवादों से भरा इतिहास रहा है, इसीलिए उनको निकाला गया था। हाँ, लव गुरु से शुरुआत हुई थी, जब उज्जैनी में मुंह काला किया गया था, चप्पलों का हार पहनाया था। बाद में भावना जो गुजर गई बेचारी, जिन्होंने इनको स्थापित किया था, सब कुछ किया था। उसके बाद इन्होंने अर्चना दास से शादी कर ली, जिसकी पहली शादी हुई थी किसी इस्लामिक व्यक्ति से, और ये गृहस्थ जीवन में जीते। उनकी बेटी को लेकर के भी आप कुछ बातें कह रही हैं कि उनकी बेटी भी उनके साथ है, या उनको जयपुर में उनका परिवार रहता है, उनकी बेटी का नाम कनक है। तो क्या लगता है कि ये विवाद क्यों गिरा रहा है, क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे आपको लेकर? ऋषि अजय दास जाने, वो चाहते हैं हर जगह इम्पोर्टेंस मिले। 2016 का कुंभ का सारा पैसा लेके भाग गए, उनका पेट नहीं भरा। जो किन्नर अखाड़े को जो आश्रम दिया था, वो आश्रम उन्होंने बेच के बंबई में कुछ दिन रहे। वो साइन करके आप हमारे संस्थापक जो हैं दुर्गादास, जो सबसे पुराने हैं, उनसे बात कीजिए, वो सारा चीज बता देंगे। वो कौन व्यक्ति है, कैसा रेजिग्नेशन दिया, क्यों रेजिग्नेशन हमने उनसे लिया और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब वो कह रहे हैं कि मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी हटा दिया, ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया, दोनों को हटा दिया है। बोलो, आप अपना घर संभालिए, अपना गृहस्थ जीवन जिए, आप सन्यासियों के बीच में मत आइए। क्या इसकी जांच कराएंगे, ऐसा क्यों किया गया है? वी विल गिव, हम लोग कोर्ट जाएंगे, मानहानि का दावा करेंगे, और जिस तरीके से हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश किया गया है, उस पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और महाकुंभ में तीसरा सबसे बड़ा अमृत स्नान बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को है, और बसंत पंचमी पर भी स्नान का खास महत्व है, और इसीलिए तैयारी भी खास तौर से की जा रही है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसलिए पुलिस और मेला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। श्रद्धालु तैयारियों को लेकर उत्साहित हैं, तो संत समाज भी बसंत पंचमी पर स्नान का महत्व बता रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी पर फिर एक बार भक्तों का रेला नजर आने वाला है। बड़ी तादाद में संत और अखाड़े भी बसंत पंचमी पर अमृत स्नान में हिस्सा लेंगे। मेला प्रशासन और अन्य एजेंसियों की ओर से इस दिशा में भरपूर तैयारी की जा रही है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या की पवित्र स्नान की डुबकी यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु अब तक लगा चुके हैं। अब इंतजार है बसंत पंचमी की, उस अमृत स्नान की बेला की, और साथ ही पवित्र स्नान की उस डुबकी की, जिसके लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी भी बहुत से श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आपने पवित्र स्नान कर लिया है? कर लिया। कैसा लगा वहाँ? किसी तरह की अव्यवस्था? सच बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था, व्यवस्था अच्छी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, कैसी प्रशासन की व्यवस्था आपको नजर आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। आपने लगा लिया है, पवित्र स्नान कर लिया है? लगा लिया है। आपने भी कर लिया है? कर लिया। किसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई चलने में दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान है। कहा जाता है कि इस दिन संगम में डुबकी लगाने का भी विशेष महत्व है। अखाड़ों की परंपरा में 3 मुख्य स्नान हैं, जिनमें आखिरी बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी शरीर में नई ऊर्जा का प्रसार करेगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी के मुताबिक कई दशक बाद ये संयोग बन रहा है। 3 मुख्य स्नान में बसंत पंचमी स्नान को ऊर्जावान स्नान माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्नान से पापों का प्रायश्चित होता है। आहुति देने के बाद स्नान शुरू होगा। और महाकुंभ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 3 मुख्य स्नान है, इसमें यह माना जाता है कि जो अमृत की वर्षा हुई है यहाँ प्रयागराज में हुई है। और बसंत पंचमी में जो हमारे ग्रह नक्षत्र गोचर करण योग उसी स्थिति में है जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था उस स्थिति में थे। इसीलिए बसंत पंचमी का जो हमारा स्नान है इसको ऊर्जावान स्नान मानते हैं, और ये हमारा अंतिम स्नान होता है। और सभी का यही कहना है कि हम सभी प्रयागराज में आएंगे और ये जो दिव्य भव्य स्नान के साक्षी बनेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारा संदेश पूरे विश्व में जाए कि हमारे प्रयागराज में जो अंतिम स्नान है, जो अब 140 साल के बाद आएगा, बहुत
दिव्य हो, भव्य हो। और मैं समझता हूँ सभी सनातनी के जो भी हमारे अज्ञात के पाप उसका प्रायश्चित हो जाएगा। कहते हैं जब हम स्नान करते हैं उस समय जब हम गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं उस समय जो वहाँ की माटी हम अपने माथे से लगाते हैं, जो हमारा दुर्भाग्य होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। यम यम कामे कामम, जो हम चिंतन करते हैं, जो हमें चाहिए तो वो हमें अवश्य मिल जाता है। यूं तो महाकुंभ में स्नान का ही अपना महत्व है, लेकिन अमृत स्नान के दिन को खास माना गया है। इसीलिए अमृत स्नान के लिए साधु संत और अखाड़े भी स्नान को विशेष तवज्जो देते हैं। बहरहाल बसंत पंचमी की तैयारी पूरी है और हर कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए महाकुंभ नगर के अस्थायी अस्पतालों में तैयारी बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा सभी 25 सेक्टर्स में मेडिकल हेल्प डेस्क और मोबाइल हेल्प डेस्क की भी पूरी व्यवस्था की गई है। कैसे चल रहा है इसका काम, इसकी पूरी प्रक्रिया आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। तीसरे अमृत स्नान के लिए अस्पताल तैयार। योगी के निर्देश पर मेडिकल टीम सक्रिय। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर लोगों का जोश चरम पर रहता है, इसलिए बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 फरवरी के अमृत स्नान के लिए मेडिकल फोर्स सक्रिय हो गई है। मौनी अमावस्या की रात हादसे से सबक लेते हुए योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर लोगों का तुरंत इलाज किया जा सके। सीएम के निर्देश के बाद मेडिकल सुविधाएं और दुरुस्त की जा रही हैं, खासकर महाकुंभ नगर क्षेत्र में बने अस्थायी अस्पतालों में। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने महाकुंभ नगर के सेक्टर 20 के अस्पताल की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। ये पूरा का पूरा अस्पताल का जो सेटअप है ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है सारा? जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर है। और इस तरफ जो दवा वितरण है, जी हाँ, यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है जैसे? यहाँ पर सभी प्रकार की सामान्य दवाएं उपलब्ध हैं। शुगर से लेकर ब्लड प्रेशर, शुगर और बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब दवाएं उपलब्ध हैं हमारे पास। अच्छा, छोटी मोटी जो तकलीफें होती हैं लोगों की, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार या छोटी मोटी चोट, उससे लेकर अगर बड़ी तकलीफ कोई होती है तो वो भी सुविधा है यहाँ पर? जी हाँ, हमारे पास सुविधा है। अब हम लोग इंडोर में 15 बेड का मेरे पास इंडोर में एडमिशन की क्षमता है और 10 बेड हमारे पास आईसीयू की है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पताल का सेटअप किया गया है। इस अस्पताल में एम्स की ओपीडी और आईसीयू भी है। बच्चों के लिए अलग ओपीडी, डेंटल ओपीडी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन से लेकर दूसरी कई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब, कितने तैयार हैं अस्पताल? जी देखिए, मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव यहाँ का चिकित्सा अधीक्षक हूँ इस अस्पताल का, और हम लोग 25 बेड इंडोर की सेवाएं दे रहे हैं और हमारे पास 19 विभिन्न एक्सपर्टीज़ के स्पेशलिटी के चिकित्सक उपलब्ध हैं, जिनमें कि फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, दांत के डेंटल सर्जन और ऑप्स एंड गायनी के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। अच्छा, अलग अलग सेक्टर्स। ये जो ओपीडी रायबरेली एम्स है, तो एम्स के भी ओपीडी यहाँ पर लगती है? जी हाँ, यहाँ पर रायबरेली एम्स के द्वारा ओपीडी भी और आईसीयू भी, 10 बेड की आईसीयू भी संचालित की जा रही है। आपको क्या हुआ है? लूज मोशन थी, बुखार आ गया था। अच्छा, तो कितने दिन से यहाँ पे आने के बाद या पहले से? बस अभी कल ही हुआ है और आज सलाइन ली, ओके हो गई। साधु संत भी एडमिट हैं। और आपको क्या हुआ है तकलीफ? मतलब कि दिल करता है, बुखार होता है, खांसी होती है। अच्छा, बलगम कफ बहुत है। अच्छा, हाँ, सांस लेने में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ बहुत भारी तकलीफ है। हाँ, का है। बसंत पंचमी पर लोगों की संख्या को देखते हुए कुंभ क्षेत्र में मेडिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। महाकुंभ का मेन हॉस्पिटल परेड ग्राउंड में बनाया गया है।
इसका नाम केंद्रीय हॉस्पिटल है। पूरे मेले में स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क को ऐसा बनाया गया है कि बीमार होने पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न सिर्फ ओपीडी, अगर भर्ती करने की नौबत आती है तो इसका भी इंतजाम है।